Well, in this video, we are going to discuss about the universal law of gravitation. इस वीडियो में हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बातचीत करेंगे और आपको हर चीज़ एक एक चीज़ समझ आने वाली है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। डेफिनेशन इस लॉ की कुछ है कि संसार की हर वस्तु, एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। संसार की हर एक वस्तु दूसरी वस्तु को अट्रैक्ट करती है विद ए फोर्स, एक ऐसे फोर्स के साथ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यदि दो बॉडीज़ हैं जिनके मासेस एक का m1 है, एक का m1 है, दूसरी का m2 है, तो ये फोर्स कितना लगेगा? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिस फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses ऑफ these two bodies, इक्वेशन नंबर 1। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दो बॉडीज़ के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू। हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं। देखिए कितना साधारण तरीके से हम इसको समझ जाएंगे। हम ऐसा लिख सकते हैं इसको कंबाइन करके, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हम क्या इसको यहाँ छोड़ सकते हैं? हम इसको यहाँ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये जो दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसके बीच का जो प्रोपोर्शनल साइन है, इसके होते हम इसके ऊपर लॉ ऑफ अलजेब्रा नहीं लगा सकते। और लॉ ऑफ अलजेब्रा लगाने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, डिवीज़न करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करना पड़ेगा। इसलिए हम इक्वल जो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के बाद इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ g, एंड दिस इज़ m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 4, राइट। सो व्हाट इज़ g हेयर? g इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू रहेगी, g का वैल्यू रहेगा 6.67 क्रॉस 10⁻⁻11, और ये इसके यूनिट आ जाएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर माइनस किलोग्राम माइनस 2। और यदि हम इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात भी साथ साथ में करें, तो हम थोड़ा इक्वेशन नंबर 4 को इसमें जी को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले स्टेप में जी m1 m2 हो जाएगा, और यहाँ से आप जी कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपके पास आ जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो यदि हम मान लें कि m1 और m2 दोनों बराबर हैं और m के बराबर हैं, तो हम फोर्स को ma लिख सकते हैं, और ये आपके पास r स्क्वायर आ जाएगा, नीचे m का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो हम यहाँ इन इन सभी क्वांटिटीज़ को जो इस g में इन्वॉल्व हैं, इसको मास, लेंथ और टाइम की टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास g का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, मास को आप m से लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला L t-2, और जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा m⁻²। तो अब आप इसको कंबाइन करके लिख लीजिए, m यहाँ पावर 1 है और 2 नीचे से जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, l यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 1 + 2 हो जाएगा, और t की पावर -2। सो वी आर लेफ्ट विद m-1 l³ और t-2। तो ये रहा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके यूनिट्स और डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हम इस लॉ को एक वेक्टर फॉर्म में देखने की कोशिश करते हैं कि बिकॉज फोर्स इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर की फॉर्म में हम इस फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए आप, यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें, हमारे पास दो मासेस हैं, और ये देखिए, ये पहला मास और ये दूसरा मास। अब हम यहाँ देखते हैं कि फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, तो इसको हम लिखेंगे F12, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है 1 2 2, इसको हम लिखेंगे ऐसे करके, दिस इज़ R12, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 1 to 2। सो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा फ्रॉम फिगर 8.3, फ्रॉम फिगर हम 8.3, जो NCERT की बुक की फिगर आप यहाँ देख रहे हैं, हम इसको लिखेंगे कि जो फोर्स ऑन फर्स्ट मास बिकॉज ऑफ सेकेंड मास, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि F12। तो ये रहेगा फंडामेंटल फार्मूला आपका, वही रहेगा g m1 m2 डिवाइड बाई
आर स्क्वायर, 1 to 2 का स्क्वायर हो जाएगा एंड इट इज़ अलोंग द पोजीशन वेक्टर, सो हम इसको लिख देंगे R12 कैप, राइट। सो दिस इज अनदर इक्वेशन, आई थिंक हम इक्वेशन नंबर इसको लिख सकते हैं 5, I can write this as equation number 5, right? So force on second mass because of first mass, तो ये आपके पास आ जाएगा F21 वेक्टर, इसमें मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा वापस वंस अगेन Gm1 m2 और डिस्टेंस अब रहेगा R21 का स्क्वायर और जो यूनिट वेक्टर रहेगा R21 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6। सो हम यहाँ देखें तो मैग्नीट्यूड की यदि हम बात करें तो R12 का जो मैग्नीट्यूड है और R21 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये बराबर है, हम इसको R कह सकते हैं। और यहाँ आप डायग्राम में देखें कि जो R12 है दिस इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 1 to 2 बट R21 इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 2 to 1, राइट। सो ये इस डायरेक्शन में होगा, तो ये पिक्चर हमें ये दिखा रहा है कि हम ये लिख सकते हैं कि R12 this unit vector is opposite to R21, so we can replace this in equation number 5 and 6, right? So from equation number 5, equation number 6 एंड इक्वेशन नंबर 7, अब इनकी हेल्प से हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास रहेगा F12 इज इक्वल टू Gm1 m2, यहाँ हम इसको ऐसे रहने देते हैं R12 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ कहा है कि जो R12 का मैग्नीट्यूड है R21 का जो मैग्नीट्यूड है वो R के बराबर है, तो इसको हम R12 की जगह आर स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 8 लिख देते हैं। और F21 इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की इन्फॉर्मेशन है, तो हमने इसको लिख दिया, मैग्नीट्यूड को तो हम ऐसे लिख सकते हैं Gm1 m2 डिवाइड बाई R21 की जगह आप जस्ट R स्क्वायर लिख सकते हैं। और हमने ये प्रूव किया है यहाँ कि दिखाया है कि R21 जो है R21 और R12 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको ओके इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ R12 कैप हो जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 9 और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं F21 इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ G दिस इज M1 M2 upon R square and this is R12 once again, right? So this is equation number 10 now. So from equation 8 and 10, from equation number 8 and equation number 10 we have, इन दोनों इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारे पास F12 है दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। सो दिस इक्वेशन shows that this universal law of gravitation, this law of gravitation follows Newton's third law, law of gravitation follows Newton's third law of motion, both of these forces are equal and opposite. So this is all about this universal law of gravitation, and rest is what there is a problem, I will discuss it is in next video, example number 8.2. Till then, goodbye. Thank you.